नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आरपीएससी एग्जाम के ऊपर। दोस्तों आज हम बाल विकास की अवस्थाएं है इनके बारे में बात करेंगे। देखो, बाल विकास की प्रक्रिया में गर्भावस्था से कब से लेकर गर्भावस्था से लेकर 1 मिनट में थोड़ा पेन को थोड़ा मोटा कर लेता हूँ एक बार। देखो 1 मिनट। देखो, इसमें क्या होता है, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। कब तक का अध्ययन किया जाता है? किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास में 4 अवस्थाएं होती है। बाल विकास कितनी अवस्थाएं होती है? 4 अवस्थाएं होती है। पहली होती है गर्भावस्था। पहले क्या होती है? गर्भावस्था होती है। दूसरी क्या होती है? शेषवावस्था। और तीसरी क्या होती है? बाल्यावस्था। और चौथी क्या होती है? किशोरावस्था। अब अपन इन तीनों को एक एक करके क्या करेंगे, चारों का अध्ययन करेंगे। देखो, पहले बात करते हैं किसकी? गर्भावस्था। गर्भावस्था का समय क्या होता है? देखो, समय होता है 40 सप्ताह या 280 दिन कह दो, या फिर नॉर्मली मानते हैं अपन 270 से 280 दिन इसमें ऊंची नीची होती रहती है। देखो, मानव विकास का प्रारंभ एक कोष से होता है। मानव विकास का प्रारंभ किससे होता है? एक कोष से होता है, जिसे क्या कहते हैं? संयुक्त कोष कहा जाता है। संयुक्त कोष में मात्र कोष होता है। एक क्या होता है? मात्र कोष तथा एक क्या होता है? पितृ कोष होता है। ये दोनों इसमें शामिल होते हैं। इसमें क्या होता है? देखो, मात्र कोष में क्या होता है? अंडाणु होता है। और पितृ कोष में क्या होता है? शुक्राणु पाए जाते हैं। इन दोनों का संलयन होता है। संलयन होने के बाद क्या होता है? निषेचन होता है। तब जाकर एक शिशु का निर्माण होता है। आगे बात करें गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या होते हैं? ये डीएनए नाम पदार्थ के बने होते हैं। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए के। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या होती है? डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। गुणसूत्र में क्या होता है? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़े तो क्या होते हैं? अलैंगिक जनन के होते हैं। 22 जोड़े किसके होते हैं? अलैंगिक जनन के होते हैं। यानी 22 जोड़े तक तो इसमें कोई भी एक्सचेंज नहीं होता। मतलब इसमें जो लास्ट का अंतिम 23वां जोड़ा होता है ना, वो क्या करता है? लैंगिक गुणसूत्र को होता है, वही लिंग का निर्धारण करता है। 23वां जोड़ा निर्धारण करता है कि पुरुष होगा या महिला होगी। अपने कुल गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं। अगर मान लीजिए पुरुष का एक वाई गुणसूत्र, मान लीजिए पुरुष का क्या है? वाई गुणसूत्र। वो महिला का मान लीजिए क्या है? एक्स गुणसूत्र। तो जन्म लेने वाला क्या होगा? लड़का होगा। और अगर मान लीजिए पुरुष का भी एक्स गुणसूत्र है और महिला का भी क्या है? एक्स गुणसूत्र। तो उसमें क्या होगी अपने पास? गर्ल होगी। और इसमें क्या होगा अपने पास? बॉयज होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे अपन बात करते हैं। देखो, जीन। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉनसन ने किया था। किसने किया था? जॉनसन ने किया था। मेंडल ने जीन को एक नया नाम या नया कारक दिया। मेंडल ने जीन को एक नया नाम दिया। उसे क्या कहा? कारक का। जीन गुणसूत्रों की सबसे छोटी इकाई होती है। जीन क्या होती है? गुणसूत्रों की सबसे छोटी इकाई होती है। जीन क्या होती है? एक स्थिर संरचना होती है। जीन क्या होती है? एक स्थिर संरचना होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे अपन बात करते हैं कि जीन को आनुवांशिक वाहक माना जाता है। जीन को क्या माना जाता है? आनुवांशिक वाहक माना जाता है। जीन को आनुवांशिकी के जनक किसकी बात करें अपन? आनुवांशिकी जनक तो ये कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने क्या किया था? आनुवांशिकी की खोज की थी। इन्होंने मटर के पौधे को लेकर क्या किया था? अध्ययन किया था। उसमें मटर के पौधे के अलग अलग बीज लिए थे, बीजों के भी अलग अलग रंग लिए थे। ठीक है ना? इसको लेकर मेंडल ने अध्ययन किया था। आगे अपन बात करें एलील। एलील नाम का मनोवैज्ञानिक क्या कहना चाह रहा है? कि जीन का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुणों को नियंत्रित करता है, क्या कहलाता है? एलील कहलाता है। एलील किसे कहते हैं? ध्यान रखना, ये एलील एक शब्द होता है। एलील क्या होता है? जीन का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा गुणों को क्या करता है? नियंत्रित करता है, क्या कहलाता है? एलील कहलाता है। एक होता है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या कहलाता है? एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। एक होता है जैविक परिप्रेक्ष्य। जैविक परिप्रेक्ष्य क्या होता है? जैविक परिप्रेक्ष्य के अनुसार, इस जैविक परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट बाल विकास क्या होता है? शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्ण व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे अपन बात करते हैं। देखो, लिंग। लिंग क्या होता है? लिंग कौन सी या किसी संरचना, तो लिंग क्या होती है अपने पास? इसको आंसर आपको देना। देखो, लिंग क्या होती है? एक सामाजिक संरचना होती है। लिंग क्या होती है? एक सामाजिक संरचना होती है। क्वेश्चन अपने पास लिंग कौन सी संरचना है या कौन सा आयाम है?
तो इसका आंसर होगा अपने पास सामाजिक। लिंग क्या है? एक सामाजिक संरचना जिसके आधार पर समाज में महिला और पुरुष का क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है। लिंग के आधार पर बता सकते हो कि महिला है या पुरुष है। तो समाज में महिला और पुरुष के कार्य व कर्तव्यों का भी क्या निर्धारण किया जाता है। आपने देखा होगा समाज में महिला और पुरुषों को क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार कार्य दिया जाता है। पुरुषों से कठिन कार्य करवाए जाते हैं, वो महिलाओं से सिंपल कार्य। कहने का मतलब जैसे महिला होती है वो गृहिणी के रूप में कार्य करते हैं और पुरुष क्या करते हैं? बाहर से जो काम वगैरह करके आते हैं वो कार्य करते हैं। आगे अपन बात करें मूल लैंगिक लक्षण। मूल लैंगिक लक्षण क्या होता है? देखो इसके बारे में बात करते हैं अपन। मूल लैंगिक लक्षण क्या होते हैं? प्रजनन के लिए आवश्यक लैंगिक संरचना को क्या कहते हैं? मूल लैंगिक लक्षण कहते हैं। एक होता है गौण लैंगिक लक्षण। गौण लैंगिक लक्षण क्या होता है? ये शारीरिक गुण जो लिंग से संबंधित होते हैं। ये क्या होते हैं? लिंग से संबंधित होते हैं, परंतु प्रजनन में गौण लैंगिक लक्षण कभी भी शामिल नहीं होते हैं। आगे बात करें लिंग प्रारूप। लिंग प्रारूप क्या होता है? लिंग प्रारूप तब प्रारंभ होता है जब किसी समाज में महिला एवं पुरुष के लिए उचित अथवा विशिष्ट समझे जाने वाले व्यवहार के अनुरूप व्यक्ति सूचनाओं को कूट संकेतिक तथा संगठित करने के लिए तैयार हो जाए, तब किसका काम करते हैं? लिंग प्रारूप का। देखो आगे क्वेश्चन है कि लोंग सॉरी यौन कैसी संरचना है, कैसा आया हमें, तो इसका आंसर हो जा जैविक है। यौन कैसा है भाई? जैविक है, क्योंकि यौन एक जैविक संरचना है। क्यों है? क्योंकि यह प्रजनन में सहायक होती है। यौन क्या होती है? प्रजनन में सहायक होती है। आगे बात करें यौन हार्मोन। यौन हार्मोन क्या होते हैं हमारे पास? देखो महिला व पुरुष से अलग अलग प्रकार का हार्मोन उत्सर्जित होते हैं। जैसे महिलाओं से होता है एस्ट्रोजन और पुरुषों से क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। एक होता है इसमें एड्रोलिन भी हार्मोन महिलाओं से उत्सर्जित होता है। देखो यौन हार्मोन महिला और पुरुष दोनों में क्या पाए जाते हैं? जो क्या करते हैं? प्रजनन में सहायता करते हैं। जैसे महिलाओं में यौन हार्मोन कौन सा होता है? एक तो होता है एस्ट्रोजन और एक होता है एड्रोजन भी पाया जाता है इसमें। और पुरुषों में क्या होता है? एक हार्मोन होता है, उसका क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। आगे अपन बात करें प्राज्ञ मानव। प्राज्ञ मानव का मतलब क्या होता है? आधुनिक मानव प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्राज्ञ मानव। आधुनिक मानव प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्राज्ञ मानव। मीम्स मीम्स है कि मानव समाज में डीएनए जो व्यक्ति के मन व्यवहार और संस्कृति के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करता है वो क्या होता है? मीम्स होता है। एक होती है आसक्ति। आसक्ति का मतलब क्या होता है? कि शिशु शिशु क्या होता है? माता पिता के बीच आपसी भावात्मक लगाव ही क्या होता है? आसक्ति होती है। कि भाई जैसे बच्चा होता है वो माता पिता के प्रति किस प्रकार से उनका आपसी संबंध होता है, किस प्रकार भावात्मक संबंध होता है। एक होता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन क्या होता है? एक हार्मोन्स होता है जो कि हमारे किससे मतलब कि जो हमारा अग्नाशय होता है वहां से एड्रेनलिन हार्मोन होता है। मतलब यानी एक करो या मरो वाला होता है सिस्टम। इसमें क्या होता है कि मानव शरीर का हार्मोन जो किसी से लड़ने भागने या भयभीत होने की प्रतिक्रिया को तैयार करता है। एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है भाई? सब करो या मरो को सम्मिलित करता है। यानी अगर हमारा सामने अचानक कोई विपत्ति आ गई तो क्या करता है? एड्रेनलिन हार्मोन कहता है या तो तू इससे बच या फिर यहाँ से भागने का पलायन करने का कार्य, डू या डाई। ठीक है ना। आगे बात करते हैं कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या होता है? माँ का पहला दूध जो गाढ़ा पीले रंग का होता है। कोलेस्ट्रम क्या होता है? कि माँ का पहला गाढ़ा दूध जो पीले रंग का होता है, ये क्या होता है? बहुत ही मतलब बच्चों के लिए पौष्टिक होता है। इसे क्या कहते हैं? तरल सोना भी कहा जाता है, क्योंकि जब माँ प्रथम प्रेगनेंसी होती है माँ की, तब उससे क्या होता है? एकदम पहला दूध होता है ना वो क्या होता है? गाढ़ा होता है, वो पीले रंग का होता है। ये बच्चे के लिए क्या होता है? बहुत ही पौष्टिक दूध होता है। और इससे क्या इसमें क्या होती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? बहुत अधिक होती है। इसे क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं। एक होता है प्लेसेंटा या अपरा। प्लेसेंटा अपरा क्या होती है? जब अंडाणु शुक्राणु की क्या होता है? निषेचन होता है। निषेचन होने के बाद में जो भी निषेचित अंडाणु है वो अपनी माँ के गर्भाशय की जिस सतह पर जाकर चिपकता है, चिपकने के बाद में क्या होता है कि बच्चा की जैसे विकास होता है तो उसको पोषण की आवश्यकता होती है। उस पोषण के लिए एक नलिका जुड़ती है, तो उस नलिका को क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। ये प्लेसेंटा क्या करती है? जो माँ भोजन वगैरह खाती है उसको उसको लेके बच्चे को क्या करती है? पोषण प्रदान करते हैं। यानी एक नली है जिसकी सहायता से गर्भस्थ शिशु अपनी माता से पोषक तत्व प्राप्त करता है। इसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। गर्भावस्था का सही क्रम देखो, पहले क्या होता है? माँ से एक अंडाणु का क्या होता है? स्त्रावन होता है। इसके बाद में क्या बनता है? पुरुष से एक शुक्राणु आते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? निषेचित करते हैं और क्या बनाते हैं? एक युग्मनज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मनज। और युग्मनज के बाद में क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट होता है। बात समझ में आ गई। आगे अपन बात करते हैं कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। देखो
कैरियोटाइपिंग, यह रक्त के जांच करने की एक तकनीक है। कैरियोटाइपिंग क्या होती है? रक्त की, किसकी है भाई? रक्त की जांच करने की ये क्या है? तकनीक है या फिर विधि है, जिसके द्वारा ये पता लगाया जाता है कि शिशु में क्या है, एक्स वाई गुणसूत्र है या एक्स एक्स गुणसूत्र है या एक्स वाई गुणसूत्र है, या फिर इनकी संख्या क्या सही है या सही नहीं है, इसकी अपन जांच करते हैं। आगे बात करते हैं प्रमुख सिंड्रोम। देखो सिंड्रोम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक होता है डाउन सिंड्रोम। क्या होता है डाउन सिंड्रोम? इसको इंपॉर्टेंट कहते हैं। डाउन सिंड्रोम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉन लेगडन ने किया था। किसने किया था? जॉन लेगडन ने। इसे ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है। डाउन सिंड्रोम क्या कहा जाता है? ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है। वह अवस्था जब महिला माता में 21वें गुणसूत्र, किसमें? महिला या माता में मान लीजिए 21वें गुणसूत्र जोड़े में कोई भी समस्या पैदा होती है, तो उस समय क्या होता है? डाउन सिंड्रोम होता है। उसे क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम होता है। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। आगे अपन बात करें क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं अपन। देखो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पहले किसने किया था? हेनरी क्लाइन ने किया था। किसने किया था? हेनरी क्लाइन फेल्टर ने किया था, और इसी के नाम पर इसका नाम बन गया, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम पड़ गया। जब पुरुष में एक्स गुणसूत्र की, किसमें? जब पुरुष में एक्स गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है। इसका मतलब क्या होगा? पुरुष में दो तो एक्स गुणसूत्र होते हैं और एक क्या होता है? वाई गुणसूत्र होता है। तो वाई गुणसूत्र ये निर्धारित करता है कि ये पुरुष है। आगे बात समझ में तो टर्नर सिंड्रोम, एक क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम होता है। इस शब्द का प्रयोग पहले किसने किया था? हेनरी टर्नर ने किया था। किसने किया था? हेनरी टर्नर ने किया था। जब महिला में एक्स गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाए? कम हो जाए। जब महिला में एक्स गुणसूत्र की संख्या कम हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। इसको याद रखना। टर्नर सिंड्रोम का मतलब है कि महिलाओं में एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है। मतलब है महिलाओं में एक ही गुणसूत्र होता है, ओनली फॉर एक्स होता है। वैसे महिलाओं में क्या होते हैं गुणसूत्र? डबल एक्स होते हैं। आगे बात करें गर्भावस्था के भाग। देखो गर्भावस्था के भाग की बात करें अपन। गर्भावस्था को तीन भागों में बांटा गया। गर्भावस्था कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में बांटा गया। पहले होती है बीजावस्था। क्या होती है? बीजावस्था, इसको डिंबावस्था कह दो। इसका समय क्या होता है? गर्भ धारण से 14 दिन तक होता है। बीजावस्था कह दो या इसको डिंबावस्था कह दो। इससे ये क्या होती है? गर्भावस्था से 14 दिन तक होती है। इसके बाद में होती है भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था क्या होती है? इसका समय होता है 14 दिन से 60 दिन तक। या तो 60 दिन कह दो आप इसे, या फिर क्या कह दो? 2 महीने कह दो आप। ठीक है ना? इसमें तीन परत होती है। भ्रूणावस्था में कितने परत होती है? तीन परत होती है। एक तो होती है एक्टोड्रम। क्या होती है? एक्टोड्रम। एक होती है मेसोड्रम, और एक क्या होती है? एंडोड्रम होती है। ठीक है ना? गर्भ शिशु की अवस्था। गर्भ शिशु की अवस्था क्या होती है? 60 से 280 दिन होती है गर्भ शिशु, यानी जैसे 2 महीने हो जाती है तो शिशु का विकास होने लग जाता है। आगे अपन बात करें। देखो देखो शेष अवस्था। अब दूसरा पार्ट क्या है अपना? शेष अवस्था का है। शेष अवस्था कहाँ होती है? शेष अवस्था नवजात शिशु के जन्म से 30 दिन तक क्या होती है? शेष अवस्था। शैशव काल क्या होता है? जन्म से 2 वर्ष तक को क्या कहते हैं अपन? शैशव काल कहते हैं। और एक होती है शेष अवस्था, जो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक क्या होती है? शेष अवस्था। नोट, सिली ने शेष अवस्था का समय जन्म से 5 वर्ष माना। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि शेष अवस्था का समय जन्म से लेकर 5 वर्ष तक मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिली नामक मनोवैज्ञानिक थे। आगे अपन देखो शेष अवस्था को लेकर जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कथन है, अपन इसके बारे में बातचीत करते हैं। पहला कथन है वाटसन। पहले क्या कथन है? वाटसन। देखो वाटसन क्या कह रहे हैं? मुझे कोई बच्चा दे दो, मैं उसे डॉक्टर, उसे क्या? डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य कुछ भी उसे बना सकता हूँ। वाटसन, ध्यान रखना, ये वाटसन वही मनोवैज्ञानिक जिसने कहा था कि आप मुझे एक बच्चा दो, आप जो चाहो मैं उसे बना सकता हूँ। डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, डाकू, जो भी बनाना चाहो वो मैं उसे बना सकता हूँ। वाटसन का एक और कथन है। वाटसन कह रहे हैं सहसा में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य सभी अवस्थाओं में क्या होती है? सर्वाधिक होती है। अगर सहसा अवस्था में अगर बालक के सीखने की कैपेसिटी अधिक है ना, तो श्योर है कि वो आगे जाकर किशोर अवस्था में भी और वृद्धावस्था में भी और वयस्क अवस्था में भी वो क्या करेगा? बहुत अच्छे तरीके से सीखेगा। वो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। एक है अपने वैलेंटाइन। वैलेंटाइन क्या कहते हैं? शेष अवस्था सीखने की आदर्श काल है भाई साहब। शेष अवस्था में अगर जो बालक इंटेलिजेंट है ना, तो आगे चल के वो क्या होता है? इंटेलिजेंट होता है। और इसके अलावा वैलेंटाइन कह रहे हैं कि शेष अवस्था सर्वाधिक संवेदनशील काल है। संवेदनशील का मतलब क्या होता है? यहाँ से इससे मतलब समझो कि अगर आप
छोटे बच्चे को अगर किसी को अगर आप डांटोगे ना तो वो तुरंत क्या करने लग जाएगा, रोने लग जाएगा, यानी बहुत संवेदनशील होती है कान। आगे इसके अलावा अपन छोटे बच्चों को समझाना क्या होता है, बहुत टेढ़ी खीर होती है मतलब। आगे अपन बात करें स्ट्रक, स्ट्रक क्या कह रहे हैं, बालक अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है भाई साहब। बालक है अपने वो अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। जैसे आपको मैं बता दूं कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे गुड़िया वगैरह इनसे खेलते हैं, ट्रक वगैरह लाके खिलौने वगैरह जो भी लाते हैं उनसे खेलते हैं, तो वो अपने समाज से संबंधित जो भी बातें वगैरह होती है ना वो उनसे सीखते हैं। आगे अपने सिगमंड फ्राइड क्या कह रहे हैं, देखो बालक अपने जीवन में क्या बनेगा इसका निर्धारण 4 से 5 वर्ष की आयु में हो जाता है कि आगे जाकर क्या बनेगा। एडलर एडलर क्या कह रहे हैं, जन्म के कुछ माह बाद ही ये निर्धारित कर दिया जाता है कि बालक का अपने जीवन में क्या स्थान है रहेगा। एडलर कह रहे हैं कि जन्म के कुछ माह बाद ही अपन ये बता सकते हैं कि बालक आगे जाकर क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। एक कहावत है ना, वो एडलर से ही है कि पूत का पग पाला नाम दिखा है। आगे है जे एस रोस क्या कह रहे हैं कि शिशु कल्पनाओं का नायक या कल्पनाओं का क्या शक्ति पूंजी है भाई साहब। शिशु के बारे में जितनी कल्पना करो वो कम है। आगे अपन बात करें थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक व टस्टन क्या कह रहे हैं, देखो ये दोनों मिलकर कह रहे हैं कि शेषावस्था में शिशु का शारीरिक व मानसिक विकास तेजी से होता है। ये कौन कह रहे हैं कि शेषावस्था में शिशु का शारीरिक व मानसिक विकास तेज गति से होता है, तो वो है अपने थॉर्नडाइक व टस्टन। वाइगोस्की, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। वाइगोस्की देखो 2 वर्ष की आयु तक के बालक में भाषा और विचार का स्वतंत्र रूप से पृथक पृथक क्या होता है, विकास होता है। ये बातें कौन कह रहा है हमारे को, ये कह रहे हैं वाइगोस्की। और वाइगोस्की एक और बात कह रहे हैं अपने को कि शेषावस्था में गुड्डे गुड्डियों की अवस्था है भाई सब। शेषावस्था क्या है, गुड्डे गुड्डियों की अवस्था है। कैसे, क्योंकि आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो गुड्डे गुड्डिया वगैरह बनाकर खेलते हैं, यानी जो कपड़े वगैरह होते हैं ना उनकी छोटी छोटी गुड़िया बना के खेलते हैं। एक है ब्रिजेश, ब्रिजेश क्या करे कि 2 वर्ष की आयु तक, कब तक, 2 वर्ष की आयु तक बालक में सभी संवेगों विकसित हो जाती है, यानी जितने भी संवेग है ना सारे के सारे विकसित हो जाते हैं। आगे अपन बात करें क्रो व क्रो क्या कह रहे हैं कि 5 वर्ष का बालक कहानियों को सुनते हैं। 5 वर्ष का बालक क्या कहते हैं, कहानियों को सुनते हैं। उस समय समय उनसे संबंधित चित्र पुस्तक में देखना पसंद करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर बालक को अगर आपको कहानी सुना रहे हो ना तो उसमें बालक सोचेगा कि ऐसे कैसे हमारे पास कोई पुस्तक होनी चाहिए, तो वास्तव में वो उस पुस्तक को देखकर उनके जो चित्र वगैरह है ना उनको देखकर वास्तव में कल्पना करेगा कि हाँ वास्तव में एक्चुअली ऐसा होता है। आगे बात करें अपन शेषावस्था की विशेषता। देखो शेषावस्था की विशेषता क्या है अपने पास, देखो शारीरिक विकास तेज गति से, शारीरिक विकास क्या होता है, तेज गति से होता है। कैसे कि लगभग 2 वर्ष की आयु तक, कब तक, लगभग 2 वर्ष की आयु तक बालक का शारीरिक विकास तेज गति से होता है। और उसके बाद विकास की गति क्या होती है, अपेक्षाकृत धीमी हो जाती है। यानी बालक में जो विकास होता है ना वो लगभग 2 वर्ष की आयु तक ही होता है। मानसिक विकास तेज गति से, कि शेषावस्था में क्या होता है भाई, बालक का जो मानसिक का विकास होता है ना वो बहुत तेज गति से होता है। यानी लगभग 2 वर्ष की आयु तक, कब, लगभग 2 वर्ष की आयु तक बालक में विभिन्न प्रकार के मानसिक क्रियाओं जैसे कि ध्यान, जैसे कि ध्यान, स्मृति, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि का क्या होता है, विकास तेजी से होता है। आगे अपन बात करें तीसरा बात, देखो श्रेष्ठावस्था में सीखने का सहायक तत्व है, कब, अनुकरण। यानी शेष और स्तंभ बालक क्या करता है, अनुकरण करके सीखता है। जिसको 2 वर्ष का बालक है तो पापा जी मान लीजिए ब्रश कर रहे हैं तो बच्चे उसको देखकर क्या करेंगे, ब्रश करेंगे। अगर पापा जी हाथ धोकर अगर भोजन कर रहे हैं तो बेटा क्या करेगा, हाथ धोकर भोजन करेगा। शेष अवस्था में सीखने में सहायक माध्यम क्या, ज्ञानेंद्रिय क्या है भाई, ज्ञानेंद्रिय है। शिशु शिशु क्या होता है, सामाजिक होता है। शिशु न सामाजिक होता और नहीं क्या होता, असामाजिक। यानी शेष अवस्था में जो बालक होता है ना तो वह सामाजिक होता और ना ही वह असामाजिक होता। मतलब कि कोरी मिट्टी होती है, आप उसे जो चाहो वो आकार दे सकते हो। शिशु न नैतिक होता, शेष अवस्था में क्या होता है, शिशु न तो नैतिक होता और नहीं क्या होता, अनैतिक होता है। वैसा इसमें शिशु अवस्था में बालक को आप जो चाहो ना वो बना सकते हो। मूल प्रवृत्ति तथा संवेगों का विकास हो जाता है। शिशु अवस्था में क्या होता है कि मूल प्रवृत्ति और संवेगों का विकास हो जाता है। शेष अवस्था में शिशु का व्यक्तित्व क्या होता है, अंतर्मुखी होता है। व्यक्तित्व क्या होता है, अंतर्मुखी होता है। आगे अपन बात करें, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
कि शेषावस्था में जो शिशु होता है ना, वो सर्वाधिक कैसे सीखता है भाई साहब? शेषावस्था में शिशु अनुकरण विधि से सीखता है। शेष अवस्था की दो चिंता होती है। पहले क्या होती है? पृथकत्व की चिंता होती है। पहले क्या होती है? पृथकत्व। और दूसरी क्या होती है? अपरिचित चिंता। आपने देखा होगा छोटे बच्चे क्या होते हैं, अपरिचित लोगों से क्या करते हैं, बहुत कम ही बातचीत करते हैं या उनके सामने जाते हैं, शर्माते हैं। और दूसरी क्या होती है? नार्सिज्म की भावना का विकास शुरू होता है इसमें। किसका होता है? नार्सिज्म की भावना का। नार्सिज्म शब्द का मतलब क्या होता है कि पहले नार्सिज्म का शाब्दिक प्रयोग किसने किया था? सिगमंड फ्राइड ने किया था। पहले नार्सिज्म के बारे में बात करें कि इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सिगमंड फ्राइड ने किया था। और नार्सिज्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्वयं से लगाव। क्या होता है? स्वयं से लगाव या आत्म प्रेत की भावनाएं क्या होती है? नार्सिज्म होती है। आगे अपन बात करें शेषावस्था की उपयोगी शिक्षण विधियां। शेषावस्था की उपयोगी शिक्षण विधियां क्या होती है? पहले खेल विधि। क्या होती है? खेल विधि। बालक खेल विधि के माध्यम से ज्यादा ज्ञान अर्जित करते हैं या ज्यादा अधिगम करते हैं, ये किसने कहा था? कोल्डवेल कुक ने कहा था। किसने कहा था? कोल्डवेल कुक ने कहा था। किंडर गार्डन विधि। भाई साहब इस विधि को इंपोर्टेंट लगा देना। किंडर गार्डन विधि के जनक कौन है? फ्रोवेल है। कौन है? फ्रोवेल है। आगे मॉन्टेस्ट्री विधि, इसको भी इंपोर्टेंट लगा देना। इसका कौन है? मैडम मॉन्टेस्ट्री। ये तो वैसे याद रखने वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाती है। एक है कहानी विधि, इसके जनक कौन है? प्लेटो व अरस्तु है। ठीक है। आगे देखो, देखो आगे बाल्यावस्था। ये क्या है? तीसरी अवस्था बाल्यावस्था। इसका समय क्या होता है? 6 से 12 वर्ष होती है भाई साहब। क्या होती है? 6 से 12 वर्ष। और संचय काल क्या होता है इसमें? 6 से 9 वर्ष का होता है। और एक परिपक्व काल क्या होता है? 10 से 12 वर्ष का होता है। खिलौने की अवस्था क्या होती है? पूर्व बाल्यावस्था क्या होती है? खिलौने की अवस्था होती है। आगे अपन बात करें प्रमुख कथन, देखो इससे लेके पहले है जेएस रोस। जेएस रोस क्या कह रहे हैं कि बाल्यावस्था छदम या मिथ्या परिपक्वता का काल है। जेएस रोक एक और बात करें कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है। कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की क्या वैसा प्रमुख विशेषता है। ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन, तीनों मनोवैज्ञानिक क्या कह रहे थे हमारे को? ब्लेयर, जॉन व सिम्पसन क्या कह रहे हैं कि बाल्य अवस्था वह शिक्षण अवस्था है। बाल्य अवस्था क्या है? वह शिक्षण अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने भावी जीवन के आधारभूत मूल्यों, भावनाओं और दृष्टिकोण का बहुत अधिक सीमा तक क्या करता हो? निर्माण कर लेता है। आगे अपन बात करें स्टर्न। स्टर्न क्या कह रहा कि शाहिदी, स्टर्न क्या कह रहा कि शाहिदी कोई ऐसा खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक न खेल पाए। आपने देखा होगा कि 10 वर्ष तक के बच्चे होते हैं ना, सभी प्रकार के खेलों में क्या करते हैं भाई साहब? रुचि लेते हैं और सभी प्रकार के खेल खेलते हैं। इस तरह की एक और बात करें कि बाल्यावस्था में बालक की भाषा में संवेगात्मक रुचि पाई जाती है। भाषा में क्या होती है? सर्वाधिक रुचि पाई जाती है। बाल्यावस्था में क्या होती है? बालक की भाषा में सर्वाधिक की रुचि पाई जाती है। बालक क्या करता है? भाषाओं को सीखने का अधिक वो करता है। कोल व ब्रुस क्या करे? देखो कोल व ब्रुस क्या करे कि बाल्य अवस्था संवेगात्मक विकास की दृष्टि से, किसकी? संवेगात्मक विकास की दृष्टि से जीवन का अनोखा काल है। बाल्य अवस्था ही निर्धारित करते हैं कि बालक आगे कैसे जाएगा, उसकी भाषा शैली क्या है। अगर मान लीजिए, और इसमें ध्यान रखना भाषा शैली में क्या होता है? परिवार का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे अगर मान लीजिए परिवार वाले गाली गलौज देकर बातचीत करते हैं तो बच्चा दूसरे तरीके से आगे जाके बातचीत करेगा। और मान लीजिए अगर परिवार वालों की भाषा शैली अच्छी है तो बच्चे की भाषा शैली क्या होगी? अच्छी। आगे हम बात करें अपन किसकी? सिगमंड की। किसकी बात करें? सिगमंड फ्राइड की बात करते हैं। बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल है। सिगमंड फ्राइड क्या कर रहे हैं कि बाल्यावस्था जीवन का क्या निर्माणकारी काल है। हर लोग इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट लगा देना कि बाल्यावस्था में विद्यमान परिवार का, बाल्यावस्था में विद्यमान परिवार का मतलब बाल्यावस्था में क्या होता है? सॉरी, विद्यमान है विद्यालय। बाल्यावस्था में विद्यालय परिवार का क्या कर लेता है? स्थान ले लेता है। यानी बाल्यावस्था से पहले बालक क्या करता है? घर परिवार में रहता। लेकिन जैसे बालक क्या करता? बाल्यावस्था में आता है तो उस परिवार का स्थान कौन ले लेता है अपने पास? विद्यालय ले लेता। और माता व पिता का स्थान कौन ले लेते हैं? अध्यापक ले लेते हैं। कौन ले लेते हैं? अध्यापक। आगे अपन बात करें किलपेट्रिक। देखो किलपेट्रिक क्या कहना चाह रहे हैं हमारे पास कि बाल्यावस्था क्या? प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है। प्रतिद्वंद क्या? सामाजिकरण की अवस्था। ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन बाल्यावस्था शैक्षिक विकास की दृष्टि से जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था है।
कोल्सनिक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। सामूहिक खेल और शारीरिक व्यायाम प्राथमिक विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग होने चाहिए। कोल्सनिक क्या करेगी, सामूहिक खेल और शारीरिक व्यायाम प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग होने चाहिए। कोल्सनिक देखो एक और बात करें कि बाल्यावस्था में बालक को सरल कहानियों के बाल्यावस्था में बालक क्या करना चाहिए, सरल कहानियों के माध्यम से क्या करना चाहिए, नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। अपन आगे बात करें, देखो आगे देखो एक बार बाल्यावस्था के नाम देखो। बाल्यावस्था के नाम क्या है अपने पास, समूह की अवस्था। पहले क्या है, समूह की अवस्था। दूसरा क्या है, खेल की अवस्था। तीसरा क्या, औपचारिक शिक्षा प्रारंभ करने की अवस्था। ये क्या है, औपचारिक शिक्षा प्रारंभ करने की अवस्था। और चौथी क्या है, विद्यालय की अवस्था। पांचवी क्या है, शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था। और छठी क्या है, जीवन की निर्माणकारी काल। और सातवीं क्या है, जीवन का अनोखा काल है भाई साहब। बाल्यावस्था क्या है, जीवन का अनोखा काल है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे अपन बात करें, देखो बाल्यावस्था की और विशेष देखो, शारीरिक और मानसिक विकास की स्थिरता। बाल्यावस्था में क्या होती है, शारीरिक और मानसिक विकास की क्या होती है, एकदम स्थिरता होती है। 6 से 7 वर्ष की आयु के बाद बालक में क्या होता है, शारीरिक और मानसिक विकास में क्या आती है, स्थिरता आती है। स्थिरता आना शुरू हो जाती है और यह स्थिरता पूरी बाल्यावस्था बनी रहती है। दूसरा है कि बालक में सामाजिक सहयोग और कर्तव्य निष्ठा उत्तरदायित्व आदि सभी के सद्गुणों का क्या हो जाता है, विकास शुरू हो जाता है। और एक और बात ध्यान देने योग्य है कि सामाजिकता को विकसित करने वाली अच्छी विधि क्या है, प्रायोजन विधि है। क्या है, प्रायोजन विधि है। और दूसरी क्या है, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे देखो, नैतिकता की भावना का विकास। बाल्यावस्था में क्या होता है, नैतिकता की भावना का विकास क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे क्या करते हैं, हमेशा जब भी गुरु आते हैं तो उसको क्या करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, उसे प्रणाम करते हैं। आगे है जीन पैसे, देखो क्या कह रहे हैं कि लगभग 8 वर्ष की आयु में बालक अपने नैतिक गुणों का निर्माण करना शुरू कर देता है तथा समाज के नैतिक गुणों में विश्वास करना शुरू कर देता है। आगे देखो चौथा पॉइंट है कि बालक में रचनात्मक या सृजनात्मक की प्रवृत्ति का विकास क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि बालक में सृजनात्मकता को विकसित करने वाली सबसे अच्छी विधि क्या है, मस्तिष्क उद्लेखन विधि है। इसके प्रतिपादक कौन है, आस्पिरन है। कि बालक की में सृजनात्मकता को विकसित करने वाली सबसे अच्छी विधि कौन सी है, मस्तिष्क उद्लेखन विधि है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे देखो, बाल्यावस्था में मूर्त चिंतन पाया जाता है। बाल्यावस्था में क्या पाया जाता है, मूर्त चिंतन पाया जाता है। बाल्यावस्था में बहिर्मुखी व्यक्तित्व पाया जाता है। आगे संयम रखने की प्रवृत्ति का विकास शुरू होता है बाल्यावस्था में। आगे देखो, जिज्ञासा प्रवृत्ति और अधिक विकसित हो जाती है। क्या हो जाती है, जिज्ञासा प्रवृत्ति क्या हो जाती है, और अधिक विकसित हो जाती है। आगे अपन बात करें, नई खोज की अवस्था होती है ये। बिना किसी कारण इधर उधर घूमने फिरने की में भी रुचि डालती है बाल्यावस्था। क्या करते हैं भाई, कोई कारण नहीं है फिर भी इधर उधर घूमता रहता है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे क्या होते हैं, इधर उधर घूमने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। आगे 11वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि बाल्यावस्था में समलैंगिकता की भावना अधिक पाई जाती है। क्या पाई जाती है, समलैंगिकता की भावना क्या होती है, पाई जाती है। 6 से 10 वर्ष की आयु में बालक क्या होता है, विद्यालय में रुचि लेना शुरू कर देता है। आगे बात करें, नकारात्मक व्यवहार। किसकी बात करें अपन, नकारात्मक व्यवहार। नकारात्मक व्यवहार सर्वाधिक बाल्यावस्था में पाया जाता है। कब पाया जाता है, बाल्यावस्था में पाया जाता है। हार्नी का मानना है कि बाल्यावस्था में भी बालक में क्या होता है, दुश्चिंता की भावना का विकास शुरू हो जाता है। बाल्यावस्था में अनुभव के विकासात्मक आयाम। बाल्यावस्था में क्या होता है, अनुभव के विकासात्मक आयाम मनोविश्लेषण विचारधारा पर क्या होती है, आधारित होती है। बाल्यावस्था में 9 वर्ष की आयु में बालक की नैतिकता इस बात पर आधारित होती है कि किसी वस्तु के भौतिक परिणाम अच्छे हैं या बुरे हैं। ये किसके ऊपर निर्भर करती है, बालक की नैतिकता के ऊपर निर्भर करती है। और नैतिकता किसके ऊपर निर्भर करती है, बालक के वस्तु का जो भौतिक वातावरण है ना, वो अच्छा है या बुरा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे अपन बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि 11 वर्ष की आयु के बालक में कि 11 वर्ष की आयु के बालक में क्या होती है, 11 वर्ष की आयु के बालक में तर्क, जिज्ञासा और
निरीक्षण शक्ति का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं से संबंधित द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र के परिवर्तनों को क्या करता है, समझना शुरू कर देता है। आगे देखो, आगे देखो, अगली अवस्था है किशोरावस्था। क्या होती है भाई साहब, किशोरावस्था। किशोरावस्था के बाद, कब, किशोरावस्था के, किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी भाषा के एडोलसेस शब्द से बना। किससे बना, एडोलसेस शब्द से बना है। और अंग्रेजी भाषा का एडोलसेस शब्द लैटिन भाषा के एडोलसियर शब्द से बना। किससे बना, एडोलसियर से बना, और किसका, लैटिन भाषा का। इसको याद रखना। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना। एडोलसियर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना या प्रजनन क्षमता का विकास होना। बालक में प्रजनन क्षमता का विकास कब होता है, किशोर अवस्था में होता है। क्षमता के विकास का दूसरा नाम, इसका क्या है, क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या है, कौशलों का विकास है। इसमें क्या करता है, बालक कौशलों का विकास करता है। आगे अपन बात करें किशोर मनोविज्ञान का जनक। किशोर मनोविज्ञान का जनक कौन है, इसको याद रखना। किशोर मनोविज्ञान का जनक है स्टैनली हॉल। कौन है, स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल की पुस्तक का नाम है अपने पास एडोलसेस। क्या नाम है, एडोलसेस। क्या नाम है इसका, एडोलसेस। किशोरावस्था को बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का, किसका, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का वय संधि काल। क्या, वय संधि काल या परिवर्तन काल या फिर और संक्रमण काल कहा जाता है। किशोरावस्था का समय क्या होता है, किशोरावस्था का समय क्या होता है, इस किशोरावस्था का समय होता है 13 से 19 वर्ष, यानी टीन एज भी कहते हैं इसे। इंपॉर्टेंट चीज है, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किशोरावस्था का समय 10 से 19 वर्ष माना। क्या माना है भाई, 10 से 19 वर्ष माना है। आगे बात करें किशोरावस्था के अन्य नाम, देखो क्या क्या नाम है इस किशोरावस्था के। पहला नाम है जीवन का बसंत काल। क्या है भाई, जीवन का बसंत काल है पहला तो। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, जीवन में सुंदरता की अवस्था। दूसरा क्या है, जीवन में सुंदरता की अवस्था। तीसरा रोजगार चुनने की अवस्था है। चौथा संपूर्ण संपर्कों के विकास की अवस्था है। पांचवा है जीवन का कठिन काल। छठा क्या है, जीवन का स्वर्णिम काल। सातवां है जीवन की पहचान। क्या है, जीवन का पहचान। आगे अपन बात करें प्रमुख कथन, देखो किशोरावस्था से स्टोन हॉल क्या कहना चाह रहे हैं हमारे को। स्टोन हॉल कह रहे हैं कि किशोरावस्था किसका, एक तो है संघर्ष का, किसका, संघर्ष का, तनाव का और तूफान की अवस्था है। स्टोन हॉल एक और बात कह रहे हैं हमारे को कि किशोरावस्था एक नया जीवन है। किशोरावस्था क्या, नया जीवन है, क्योंकि व्यक्ति इसमें अपने विकास के सर्वोत्तम लक्षणों को क्या करता, प्राप्त करता है। किलपेट्रिक हमारे क्या कह रहे हैं, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोरावस्था क्या है भाई, जीवन का सबसे कठिन काल है। ये कौन कह रहा है हमारे को, किलपेट्रिक। आगे देखो वैलेंटाइन क्या कह रहे हैं, वैलेंटाइन कह रहे हैं किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का सबसे नाजुक समय है। भाई साहब किशोरावस्था में बालक की अपराध की प्रवृत्ति क्या होती है, सर्वाधिक बढ़ती है। वैलेंटाइन दूसरी बात कह रहे हैं सच्ची मित्रता। भाई साहब किशोरावस्था में इतनी खतरनाक की सच्ची मित्रता होती है कि मतलब मरने और मारने पर उतराते हैं। और इस तरह शत्रुता किशोरावस्था में होती है भाई साहब। अगर किसी को गैंगस्टर बनना है तो वो कब बनता है, किशोरावस्था में बनना। अगर किसी को अच्छा बनना है तो वो कब बनता है, किशोरावस्था में। यानी कि कहते हैं कि 15 साल से लेकर अगर 19 साल तक की अवस्था में अगर बालक को किसी प्रकार की बुरी लत या फिर बुरे शौक नहीं है ना, तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है ताकि उस बालक को बाद में बुरी लत लगा सके। जो एस रोज कह रहे हैं कि किशोरावस्था शेषावस्था, ठीक है, का पुनरावर्ती काल है। शेषावस्था क्या, पुनरावर्ती काल है। और दूसरी बात क्या करें जी, किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। आगे अपन बात करें और देखो, देखो आगे कोल्सनी क्या कह रहे हैं हमारे को, कोल्सनी कह रहे हैं कि किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं। भाई सब किशोर क्या करते हैं, जो प्रौढ़ लोग, जो अपने बुजुर्ग लोग होते हैं ना, इनको बाधा समझते हैं क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त करने से रोकते हैं। भाई साहब जो हमारे प्रौढ़ लोग होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो भाई साहब हमारे को कहते हैं कि आप इस प्रकार से कार्य मत करो, आप इस प्रकार से कार्य मत करो, ये अच्छा नहीं है। तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, इनको बाधा समझते हैं। कोल्सनी की एक और बात कह रहे हैं, किशोर अवस्था में किशोर किशोरियों को अपने शरीर और स्वास्थ्य का अधिक चिंता बनी रहती है। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि किशोर अवस्था में महिला लड़कियां होती है, वो क्या करते हैं, खाना कम कर देती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, अपने बॉडी फिटनेस का क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। उस टाइम से लड़के भी वही करते हैं कि किशोर अवस्था जिसे लगती है टीनेज, तो वो क्या करते हैं, खाना वगैरह कम कर देते ताकि इससे अपनी बॉडी फिटनेस वगैरह अच्छे से दिखे। यानी जैसे कि कुल्हन कह रहे हैं कि किशोर अवस्था
बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का क्या है, वे संधिकाल है। आगे अपन बात करें क्रो व करो। क्रो व करो क्या कह रहे हैं, देखो क्रो व करो कह रहे हैं कि किशोर वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा को प्रस्तुत करता। किशोर क्या करता है, वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा को क्या करता है, प्रस्तुत करता है। जरशील्ड, देखो जरशील्ड क्या कहते हैं, किशोर अवस्था वह अवस्था जिसमें कोई विचारशील व्यक्ति, इसमें क्या होता है, कोई विचारशील व्यक्ति परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। हेडो कमेटी, हेडो कमेटी क्या करे, देखो 11-12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में एक ज्वर शुरू हो जाता, यानी 11-12 वर्ष की आयु में बालक में क्या होता है, एक ज्वर होता है, अलग प्रकार का जोश होता है, वो क्या होता है, शुरू हो जाता है, जिसे किशोर अवस्था के नाम से जाना जाता है। स्किनर, किशोरों के बीच निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता। भाई साहब स्किनर क्या कह रहे हैं कि जो किशोर बालक होते हैं ना, इनमें निर्णय लेने की कोई क्षमता नहीं होती है। आगे बात करें अपन गेसेल। गेसेल क्या कर रहे हैं, किशोर अवस्था में किशोर किशोरियों अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना, रेडियो सुनना और ग्रामोफोन सुनने में रुचि लेना शुरू कर देता है। क्लेयर जोन्स पर सिम्पसन क्या कह रहे, देखो क्लेयर जोन्स सिम्पसन कह रहे हैं कि किशोर अवस्था वह अवस्था है जो बाल्य अवस्था के अंत से प्रारंभ होती है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त हो जाती है। जीन पैजी क्या कह रहे हैं, किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है और सिद्धांतों की अवस्था और जीवन का सामान्य समायोजन है। जीवन का क्या है, सामान्य समायोजन है। आगे अपन बात करें कि आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत। किशोर अवस्था क्या होती है, वैसे इसमें एक होता है आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत लागू होता है। कैसे, पहले बात करूं इसके प्रतिपादक कौन है, स्टैनली हॉल ने। और स्टैनली हॉल ने आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत कब दिया था, 1904 में दिया था। इसे त्वरित परिवर्तन भी कहा जाता है, इससे क्या कहता है, त्वरित परिवर्तन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, आकस्मिक परिवर्तन सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है, त्वरित परिवर्तन का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के साथ किशोरों में जो भी शारीरिक, मानसिक व संयोगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अचानक व तेज गति से होते हैं और इन परिवर्तनों का विकास की पूर्व अवस्था से कोई भी संबंध नहीं होता है। कहने का मतलब इनमें जो भी परिवर्तन होता है ना, ये अचानक से होता है और इन परिवर्तनों का जो हमारे पहले का जो विकास है ना, इससे इनका कोई संबंध नहीं होता है। कर्मिक परिवर्तन का सिद्धांत दूसरा क्या है, कर्मिक परिवर्तन सिद्धांत। पहले बात करूं कर्मिक परिवर्तन सिद्धांत के समर्थक कौन है, थॉर्नडाइक, किंग व होलिंगवर्थ है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि किशोरों में जो भी शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं ना, वे काफी धीमी गति से निरंतर होते हैं और इन परिवर्तनों का विकास की पूर्व अवस्था से क्या होता है, संबंध बना रहता है। इनमें देखो किंग कुछ बात करे कि जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत में होता है ना, उसी प्रकार बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था भी एक दूसरे से क्या संबंधित है। यानी जिस प्रकार एक ऋतु होती है, एक ऋतु के बाद में क्या होता है, दूसरी ऋतु आती है। जैसे कि सर्दी ऋतु के बाद में क्या आती है हमारे पास, गर्मी ऋतु आती है, ठीक है ना। इसी प्रकार क्या होता है कि किशोर अवस्था के बाद में प्रौढ़ अवस्था आती है और किशोर अवस्था से पहले क्या आती है, बाल्य अवस्था आती है। आगे अपन बात करें कि किशोर अवस्था की विशेषता क्या होती है, बिहेवियर हंट कह रहे हैं कि किशोर अवस्था की विशेषता को अभिव्यक्त करने वाला एकमात्र शब्द है परिवर्तन। किशोर अवस्था को विशेषताओं को अभिव्यक्त करने वाला एक शब्द क्या है, परिवर्तन। क्या होता है देखो कि बालक का सर्वांगीण विकास होता है। किशोर अवस्था में क्या होता है, बालक का सर्वांगीण विकास होता है। बालक में तर्क वितर्क, वाद विवाद और अमूर्त चिंतन, बालक में क्या होता है, तर्क वितर्क, वाद विवाद और अमूर्त चिंतन, कल्पना आदि सभी का क्या होता है, बालक में विकास होता है। आगे अपन बात करें और किशोरों की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, समायोजन की समस्या होती है। भाई किशोरों की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, समायोजन की समस्या होती है। आगे अपन बात करें निर्देशन व परामर्श की सर्वाधिक आवश्यकता किसमें होती है, भाई साहब किशोर अवस्था में। अगर किशोर अवस्था में अगर आपने बालक को निर्देशन व परामर्श अगर आपने अच्छे से नहीं दिया ना, ध्यान रखना श्योर है कि बालक किशोर अवस्था में क्या होगा, सबसे ज्यादा क्या, किशोरों को व्यक्तिगत, शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन परामर्श दिया जाए। किशोर अवस्था का ध्यान रखना, किशोर अवस्था में जैसे बालक होते हैं ना, उनको उचित प्रकार का ज्ञान देना ही सर्वोत्तम होता है। अगर मान लीजिए कोई बालक 10th क्लास में पढ़ रहा है, 11th में पढ़ रहा है, अगर उनका निर्देशन व मार्गदर्शन ध्यान रखना अगर अच्छा नहीं है ना, तो श्योर है कि वो बच्चा आगे जाकर कुसमायोजन या फिर बुरी लतों का क्या होगा, शिकार होगा। किशोर अवस्था में समायोजन की सबसे अच्छी युक्ति क्या है, शोधन, उदातीकरण व मार्गांतीकरण है, ठीक है ना। आगे देखो
आदर्श या वीर पूजा की भावना किशोरों में क्या होती है भाई साहब? आदर्श या वीर पूजा की भावना होती है। जैसे आपको मैं बता दूं कि आर्मी में हमारे 16 साल से लेकर 21 साल तक के नौजवान लिए जाते हैं और लगभग यही क्या होते हैं, टीनेज होती है। इसमें क्या होता है भाई साहब, ये जो आदर्श वो जोश की भावना क्या होती है, कूट कूट कर भरी होती है। स्वतंत्रता या विद्रोह की भावना होती है। इनमें क्या होती है, स्वतंत्रता या विद्रोह की भावना होती है। यौन अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है भाई साहब। किशोर अवस्था में क्या होता है, यौन अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है तथा प्रजनन की क्षमता क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। किशोरों के प्रमुख संवेग जैसे कि भय, क्रोध, काम, प्रवृत्ति, इन सभी का क्या होता है, विकास होता है। सिगमंड फ्राइड का मानना है कि किशोर अवस्था में काम प्रवृत्ति की भावना किशोर के जीवन में उथल पुथल मचा सकती है। आगे देखो, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण की अवस्था। किशोर अवस्था क्या है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण की अवस्था होती है। जैसे कि किसी लड़के का लड़की की तरफ आकर्षण होना, ठीक है ना। आगे, रोजगार चुनने की अवस्था। किशोर अवस्था में क्या होती है, बालक रोजगार चुनते हैं, व्यवसाय चुनते हैं अपना। किशोरों को अभी प्रेरणा, सहानुभूति और जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, लालच नहीं देना चाहिए। इस अवस्था में क्या करना चाहिए, किशोरों को अभी प्रेरणा देनी चाहिए, सहानुभूति देनी चाहिए और जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, लेकिन इनको लालच नहीं देना। किशोरों को अभी प्रेरणा, सहानुभूति और जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, लालच नहीं देना चाहिए। जीन पेजे ने मध्य किशोर अवस्था को विद्रोह की अवस्था माना है। किशोरों में किशोर अपने सामाजिक व्यवहार की मान्यता व स्वीकृति चाहता है। आगे अपन बात करें, किशोर अवस्था में किशोरों परिपक्व व्यवहार की सामाजिक प्रतिष्ठा से हीन भावना विकसित होती है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि किशोर अवस्था में किशोरों के परिपक्व व्यवहार की सामाजिक प्रत्याशा से क्या होती है, उनमें हीन भावना विकसित होती है। एक दिग्भ्रमित किशोर का पथ प्रदर्शित करने के लिए उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा की जानी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई बालक है, अगर मान लीजिए अपने रास्ते से भटक गया है ना, तो उसको अपने को क्या करना चाहिए, उसकी बढ़ाई करनी चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। कैसे, ये थोड़ी कि भाई वो गलत काम करो उसकी प्रशंसा करो, नहीं। हमेशा प्रशंसा ऐसी की जानी चाहिए कि जैसे कि मान लीजिए कोई बालक है, अगर गंदे काम कर रहा है तो उनमें कई ने काम तो अच्छे भी तो होंगे ना, तो उनकी प्रशंसा करो कि यार हाँ यार वास्तव में तो ये काम बहुत अच्छा कर रहा है, इसको आगे ऐसे ही करता रहे। तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो उसको प्रेरणा एक्सेप्ट करेगा और बाद में जो गंदे काम उनको छोड़ देगा और अच्छे काम को एक्सेप्ट करेगा। किशोर के नैतिक विकास पर व्यवहार, समाज, मित्र, सिनेमा, पुस्तक आदि सभी का क्या पड़ता, प्रभाव पड़ता है। किशोरों में सामाजिक चेतना विकसित हो जाती है। इसके कारण किशोर दूसरे के दुखों को देखकर दुखी होना शुरू कर हो जाता है। आगे बात करें, किशोर अवस्था को सुखी रहित काल कहा जाता है। क्योंकि किशोर अवस्था क्या कहा जाता है, सुखी रहित, क्योंकि किशोर अवस्था में वैसा कोई भी सुखी नहीं रहता। किशोरों की व्यक्तिगत आवश्यकताएं अलग अलग होती है। किसी बालक की अलग आवश्यकता होती है, किसी बालक की अलग आवश्यकता होती है, ठीक है ना। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन किशोरों को नए अनुभव प्रदान करता है। किशोरों को लगता है कि अन्य लोग उसे महत्व नहीं दे रहे हैं। आगे अपन बात करें, मार्गरेट मीड के किशोरावस्था पर विचार। देखो मार्गरेट मीड क्या कह रहे हैं कि इनकी एक पुस्तक है पहले, कमिंग ऑफ एज इन समाओ। क्या है, कमिंग ऑफ एज इन समाओ। मार्गरेट मिड ने समाओ यानी ताओ द्वीप पर 9 से 20 वर्ष के 68 लड़कियों पर अपना प्रयोग किया और निष्कर्ष दिया कि किशोर अवस्था में जो तनाव, निश्चिंतता, बेचैनी, परेशानियां, उलझने पैदा होती है, वे सभी किशोर अवस्था की क्या होती है, देन होती है। आगे अपन बात करें, डेविड एल्काइड ने किशोर अवस्था पर क्या किया है, देखो इसकी बात करें अपन कि डेविड एल्काई ने किशोर अवस्था पर विचार विमर्श किया है। कि डेविड एल्काई का मानना है कि किशोरों में, किसमें, किशोरों में विशिष्ट प्रकार का अहम केंद्रवाद पाया जाता है। विशिष्ट प्रकार क्या पाया जाता है, अहम केंद्रवाद पाया जाता है, यानी ईगो पाया जाता है। डेविड एल्काइड ने इस अहम केंद्रवाद को दो घटक बताया है। पहला काल्पनिक श्रोता, क्या बताया, काल्पनिक श्रोता। किशोरों को लगता है कि अन्य लोग भी उसके प्रति ध्यान आकर्षित करते हैं, अन्य लोग भी क्या करते हैं, उनके प्रति ध्यान आकर्षित करते हैं। आगे बात करूं, व्यक्तिगत दंत कथा। भाई साहब किशोर अवस्था में क्या होती है, व्यक्ति की दंत कथा होती है। किशोर अपने आप को अद्वितीय, किशोर क्या मानता है, अपने आप को अद्वितीय मानने लगता है और उसे लगता है कि उसके समान कोई दूसरा नहीं है भाई साहब, वही है इस संसार में। किशोर को लगता है कि उसके माता पिता परिवार के अन्य सदस्य उसे समझ नहीं पा रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि उसके माता पिता वो परिवार के जो सदस्य है ना, वो उसे समझ नहीं पा रहे हैं। देखो जे एस बुर्नर क्या कर रहे हैं, इनकी पहले की पुस्तक है
ए स्टडी ऑफ द थिंकिंग। इनके सिद्धांत के नाम देखो, पहला है संरचनावादी सिद्धांत, दूसरा है रचनावादी, तीसरा है मानसिक प्रक्रिया के सिद्धांत, चौथा है संज्ञानात्मक विकास क्षेत्र सिद्धांत। अब पहले बात करें संरचनावादी या रचनावादी, एक ऐसी विचारधारा है जो स्पष्ट करती है कि बालक कैसे सीखता है और ज्ञान की प्रकृति क्या है। आगे अपन बात करें, बालक स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। बालक क्या करता है? स्वयं खुद ज्ञान का निर्माण करता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। जेम्स बूनर ने अपने सिद्धांत में जीन प्याजे के सिद्धांत को विस्तारित किया। किसके? जीन प्याजे के सिद्धांत को क्या किया इसने? जेम्स बूनर ने विस्तारित किया। जेम्स बूनर कह रहे हैं कि विकास की किसी भी अवस्था में बालक को, किसमें? विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है। आगे देखो, विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के, किसके? विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण और अधिगम में खोज उपागम को, किसको? खोज उपागम को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? जेएस बुनर को जाता है। आगे अपन बात करें रचनावाद की प्रमुख विशेषता या तथ्य। देखो, रचनावाद की प्रमुख विशेषता या तथ्य देखो क्या है। पहला, रचनावाद उपागम क्या होता है? बाल केंद्रित होता है। क्या होता है? बाल केंद्रित। रचनावाद उपागम क्या होता है? खोज अधिगम। क्या होता है? खोज अधिगम, पूछताछ विधि तथा क्या होता है? सामाजिक अन्वेषण पर क्या देता है? बल देता है। रचनावाद क्या करता है? अपने स्वयं के प्रयासी, किसके? अपने खुद के प्रयासों या ज्ञान के स्व रचना के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया पर क्या करता है? ध्यान केंद्रित करता है। विद्यार्थी सूचनाओं से परे जाकर ज्ञान का निर्माण करते हैं। आगे अपन बात करें, बालक या फिर जो लोग सक्रिय रूप से अपना ज्ञान क्या करते हैं? संचरित करते हैं। आगे देखो, और ये वास्तविक शिक्षार्थियों के अनुभव से क्या करते? निर्धारित होते हैं। अधिगम करता, अधिगम सक्रिय रूप से ज्ञान की रचना करता है। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। उसकी विवेचना तथा पहचान व्यक्तिगत रूप से करता है। रचनावाद सीखने के वातावरण में निम्न को शामिल किया जाता है। पहला है सक्रिय उपागम, दूसरा है सहभागिता और तीसरा है बहुपरिप्रेक्ष्य, चौथा है स्वतंत्र वातावरण। अपन आगे बात करें, निम्नलिखित प्रक्रियाओं ये दर्शाती है कि कक्षा कक्ष क्या, कि कक्षा कक्ष में रचनावाद अधिगम की परिस्थितियां बनी है। पहला है संदर्भीकरण, दूसरा है सहयोग, तीसरा है ज्ञानात्मक। आगे अपन बात करें जेएस बूनर। जेएस बूनर सिद्धांत की विशेषता क्या है? कि ये नवीन ज्ञान व सूचनाओं को क्या करता है? ग्रहण करता है। और दूसरी बात क्या है? कि अर्जित ज्ञान का क्या करता है? इसमें रूपांतरण होता है जेएस बूनर में। अगला क्या है? कि ज्ञान की पर्याप्तता की जांच करता है जेएस बूनर का सिद्धांत। अगला क्या है? कि सामाजिक ज्ञानात्मक विकास का एक क्या होता है? क्रमिक प्रक्रिया है जेएस बूनर के सिद्धांत में। जेएस बूनर ने क्या बताया? कि संज्ञानात्मक विकास को 3 अवस्थाएं बताई है जेएस बूनर ने। पहली है, संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है भाई साहब? चिंतन, भाषा, प्रतीक, संकेत आदि सभी को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। आगे है दंड, पुरस्कार व पुनर्बलन को भी क्या दिया? जेएस बूनर ने अपने सिद्धांत में महत्व दिया है। आगे अपन बात करें जेएस बूनर सिद्धांत की अवस्था है। देखो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। जेएस बूनर ने अपने सिद्धांत में 3 अवस्थाएं बताई है। क्या बताई है? 3 अवस्था बताई। पहली है विधि निर्माण अवस्था। पहले क्या बताई है? विधि निर्माण अवस्था। और अन्य नाम है इसका इनोवेटिव एज। क्या है? इनएक्टिव एज है। दूसरे सक्रियता अवस्था, तीसरा है क्रियात्मक अवस्था, चौथा है प्रतिनिधान अवस्था है, या फिर पांचवा है व्यवस्थित अवस्था और छठा है अधिनियम अवस्था। आगे अपन बात करें दृश्य प्रतिमा। इसका अन्य नाम क्या है दृश्य प्रतिमा का? इसका अन्य नाम है आइकोनिक एज। क्या है? आइकोनिक एज, या फिर अनुप्रतीकात्मक अवस्था, या फिर प्रतिभा परक अवस्था। किसका? दृश्य प्रतिमा का। आगे अपन बात करें सांकेतिक अवस्था। सांकेतिक अवस्था का दूसरा नाम क्या है? सिंबॉलिक एज। क्या है? सिंबॉलिक एज या फिर प्रतीकात्मक अवस्था। आपने देखा होगा किस अवस्था में बालक के बच्चे संकेतिक अवस्था का क्या होता है? अलग, मतलब वो अलग अलग कोड देते हैं आपको, खुद समझते हो। जेनस बूर्नर ने इसे सबसे उच्च अवस्था बताई है। जेएस बूर्नर क्या कहते हैं? किशोर अवस्था क्या है? सबसे उच्च अवस्था है। आगे बात करें जेएस बूनर के संपर्क और मॉडल की नीतियां। इसके संपर्क मॉडल की नीतियां क्या, अपन इनकी बात करते हैं। देखो आगे, जेएस बूनर ने अपने संपर्क मॉडल की 4 नीतियां बताई है। क्या बताई है? 4 नीतियां। पहले क्या है? साइमल्टेनियन स्कैनिंग। पहले क्या है? साइमल्टेनियन स्कैनिंग। दूसरी है सक्सेसिव स्कैनिंग। दूसरी क्या है? सक्सेसिव स्कैनिंग। तीसरी है कंजर्वेटिव स्कैनिंग। क्या है? कंजर्वेटिव स्कैनिंग। और चौथी है फोक्स ग्लेविंग। क्या है? फोक्स ग्लेविंग है। आगे देखो रचनावादी उपागम के 5E मॉडल। रचनावादी उपागम के 5E
मॉडल। अपन इनकी बात करते हैं। इसका प्रतिपादक है रोज बाई की। रोज बाई की। ई का मतलब होता है इंगेजमेंट, यानी इंगेजमेंट का मतलब होता है संलग्नता या फिर संलग्नता। दूसरी एक्सप्लोरेशन, दूसरी एज क्या है एक्सप्लोरेशन, इसका अर्थ होता है खोज। और तीसरी है एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है व्याख्या। और चौथी है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है उसकी विस्तार करना। और पांचवी क्या है एलिवेशन, क्या है एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब क्या होता है मूल्यांकन करना। आगे देखो, देखो अगले मनोवैज्ञानिक अपने वाइगोस्की, जो कहाँ के हैं भाई साहब, रूस के वैज्ञानिक है। वाइगोस्की के सिद्धांत के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, वाइगोस्की के सिद्धांत को क्या, वाइगोस्की के सिद्धांत को क्या जाता है सामाजिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जैव सामाजिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है वैसे, वाइगोस्की है। कौन है, वाइगोस्की। सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान सिद्धांत के प्रतिपादक भी कौन है, वाइगोस्की है। सामाजिक सांस्कृतिक निर्मितवाद के प्रतिपादक भी कौन है, वाइगोस्की है। कौन है, वाइगोस्की। वाइगोस्की कह रहे हैं कि हमारे स्वयं का, वाइगोस्की क्या कह रहे हैं कि हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। वाइगोस्की क्या कह रहे हैं, अपने खुद का विकास भी क्या होता है